ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2025 के लिए जो अभी इंटरव्यू होने हैं, उसमें मॉक इंटरव्यू जो सेक्शन होता है उसमें हम आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मॉक इंटरव्यू में आपको रिपीटेड प्रैक्टिस करनी होती है, अपने इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। उसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पैनल के सामने पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ाना होता है, कि बोर्ड टीचिंग का सेक्शन होता है। तो बोर्ड टीचिंग एक्चुअल में ऐसा है कि लास्ट पार्ट होता है आपके इंटरव्यू का ना। स्टार्टिंग है ना, जैसे जनरल से होती है, फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट वाले, फाइनली आपको टॉपिक्स पढ़ाने के लिए बोला जाता है। एंड देन आपके बारे में जो भी परसेप्शन पैनल का बनता है ना, वो टीचिंग देखने के बाद बनता है। यानी कि अगर आपकी टीचिंग अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, देन टीचिंग बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उनको अच्छे से सेटिस्फाई किया है, तो डेफिनेटली आपका जो फाइनल मार्किंग होता है ना, वो इससे प्रभावित होता है। यानी कि आप इस चीज़ को यहाँ से समझेंगे कि बोर्ड टीचिंग के अलावा जो पार्ट्स आपके इंटरव्यू में रहेंगे ना, चाहे आपका जनरल वाले क्वेश्चंस हो या सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो, अगर वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक्स रही है, तो बोर्ड टीचिंग एक ऐसा पार्ट हो जाएगा आपके लिए कि आप उन गलतियों को इससे कवर कर सकते हो। यानी कि आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स ज़्यादा कंफर्म मिलेंगे अगर आपने टीचिंग बेस्ट किया है वहाँ पे। टीचिंग आपका अगर अच्छा गया तो टीचिंग को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए क्या होता है कि ऑलमोस्ट आप लोग सभी कैंडिडेट्स हैं, कहीं ना कहीं है ना, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, या आपने प्रैक्टिस की होगी या नहीं की है तो आप अभी कर रहे होंगे, तो टीचिंग से आप कनेक्टेड तो हैं। बट टीचिंग में भी बहुत गलतियाँ होती हैं। टीचिंग की गलतियों के लेवल बहुत सारे लेवल होते हैं। टॉपिक के सिलेक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने रास्ता सही लिया है तो डेफिनेटली अच्छी जगह पे जाएंगे आप। तो टॉपिक का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है। टॉपिक सिलेक्शन को लेके जैसे पीछे भी अपनी बातें हुई थी कि पर्टिकुलर आपका जो फील्ड होता है, फील्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि या तो आपका एमएससी का स्पेशलाइजेशन वो एक फील्ड माना जा सकता है, या फिर आप पर्टिकुलर किसी रिसर्च में अभी जुड़े हुए हैं या रिसर्च आपने किया है, तो वो एक फील्ड हो सकता है। मान लो कि किसी कैंडिडेट का प्लांट फिजियोलॉजी में पीएचडी है ना, तो स्वाभाविक है कि प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर हैं वो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कि आप उनके आंसर बाकी की तुलना में ज़्यादा सही दें ना, ऐसा होता है। तो ये जो अपना पार्ट होता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए है ना, हमें जितना अपन ने एग्ज़ाम्स के लिए काम किया है ना, वैसे ही यहाँ भी करना होता है। इसमें अभी आज के सेशन में हमारा जो प्रयास रहेगा, उसमें हम कुछ सिलेक्टेड जो आप लोगों ने मेरे को वीडियोस शेयर किए, उनको हम एज ए सैम्पल लेंगे, और आपने कैसे प्रेजेंटेशन दिया है, अपना टीचिंग कैसे कराई है, उन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। साथ में उसमें सजेशंस क्या हो सकते हैं कि आपने जो भी लिया है, जैसे भी बताया है, जो भी आपका वे रहा है, उसमें क्या सुधार आपको करने चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट जो तैयारी करेंगे अपनी, उसमें उन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट रखेंगे, उनको आप जो भी मिस्टेक्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। और आपको खुद को भी लगना चाहिए कि आई एम गेटिंग बेस्ट, मैं पहले से इम्प्रूव होता जा रहा हूँ, मेरी मिस्टेक्स कम हो रही हैं। तो जब तक हम सामने नहीं लाते हैं चीज़ों को, तब तक हम उनको है ना रिमूव नहीं कर सकते। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपन इसको मानेंगे कि आप लोगों ने कुछ सैम्पल वीडियोस शेयर किए मेरे साथ, और आज हम उनको एनालाइज करेंगे। सर और प्रेडिक्शन करने के बाद में यह निर्धारित करता है कि इसके लिए कंट्रोल मेजर्स पहले से अपनाए जा सके, ताकि जो फार्मर को होने वाले लॉस है उससे बचा जा सके, साथ ही उसका टाइम भी बचाया जा सके। तो डिजीज फोरकास्टिंग के लिए, तो डिजीज
इस ट्राइंगल का जानना जरूरी है और साथ ही एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज होना भी जरूरी है। ज़्यादा संभावना पक्षीनिया की बनती है। जी पक्षीनिया जी के सर। ऐसे कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। हाँ जी सर। मेन होस्ट प्रेजेंट नहीं है, मेन होस्ट प्लांट प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम क्या करेगा वो पैथोजन है वो अल्टरनेटिव कोलैटरल होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस बिता सकता है। और तीसरा मॉइस्चर है, इन चीज़ों को यहाँ बोलिए। पूरी लाइन जैसे वो लिखा मैंने वैसे टेम्परेचर हाँ, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर मुख्यतः या मेनली ये दो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी डिजीज़ हैं उन सब में आप रेफरेंस बुक उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं। मॉइस्चर का मैटर आता है और वहाँ पे साथ में टेम्परेचर का मेंशन आता है। तो ये दो बड़ी चीज़ें होती हैं। मतलब जो चीज़ें हैं अपने पास उसको इसमें डालिए आप, है ना। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि लेट लाइट ऑफ कोटेड। ठीक है आपने लिखा ब्लाइट कास्ट, ठीक है। ब्लाइट कास्ट है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्लाइट डिजीज की फोरकास्टिंग से जुड़ा हुआ है। अब इसको लिखने का तरीका ये नहीं है, इसमें क्या है कि सारे लेटर हैं वो कैपिटल आएंगे। आप इसको बुक में देखना, ब्लाइट कास्ट के सारे जो लेटर है ना वो सब कैपिटल लेटर में आएंगे। और फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के अंदर ब्लाइट कास्ट सिस्टम वो कौन सा ऑपरेट होता है ना। इंडियन ब्लाइट कास्ट सिस्टम कौन सा है वो फिर आपको पता होना चाहिए। उसको किन्होंने डेवलप किया, कहाँ के इंस्टीट्यूट में वो डेवलप हुआ है, वो पता होना चाहिए आपको। डिजीज को कंट्रोल करना है। अब ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए ब्लाइट फेवरेबल डे निर्धारित कर लिया गया है। तो ब्लाइट फेवरेबल डे उसको माना गया कि जब लास्ट 5 डेज के अंदर टेम्परेचर एवरेज रहे 25.5 डिग्री सेल्सियस रहे और लास्ट 10 डेज के अंदर जो बारिश है वो लगभग 3 सेंटीमीटर से अधिक हुई है, तो उस डे को एक ब्लाइट। हाँ ठीक है, आप वैसे नेट पे भी चेक करना है इसके बारे में। आप थोड़ा सा यहाँ से मैं भी आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि ब्लाइट कास्ट जो प्रोग्राम होता है ये एक्चुअल में क्या होता है कि 7 डेज के विंडो पे काम करता है। इनके लगातार जो कंजुगेटिव 7 डेज होते हैं ना, लगातार 7 दिन, उनके डाटा को ये काम में लेता है। तो ना आप इसमें बताएंगे ब्लाइट कास्ट से हम ब्लाइट डिजीज का प्रेडिक्शन जो करते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे जो वेदर कंडीशन है ना, कंटिन्यूस 7 डेज के वेदर कंडीशंस को यूज़ करता है। फिर आप अपना ये बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन इस प्रकार की होती है ना, फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं। फेवरेबल डे माना गया कि इस दिन ब्लाइट डिजीज होने की संभावना अधिक है। तो जब इन कंडीशंस के बारे में पता है तो ये सारी इस ब्लाइट कास्ट के अंदर सेव की गई है। जब किसी फार्मर को जानना है कि मेरे फील्ड के अंदर डिजीज होने की संभावना कैसी है, तो वो क्या करेगा, अपने फील्ड की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनको मेजर करेगा और इसे इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पास भेज देगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स नहीं बोलना है ना, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज होता है। यानी कि आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाँ ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये डायरेक्टली यूज होता है। और जो है ना इसरो के जो डाटा है ना, इसरो के डाटा का मतलब वेदर संबंधी मेट्रोलॉजिकल डाटा है, उसको डायरेक्टली यूज करता है। यानी कि आपको ये नहीं बताना कि मेरे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वो डायरेक्टली जो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र है ना उसके डाटा काम में आते हैं यहाँ पे। इसके अंदर ना उसका जो टेम्परेचर होता है 121 मशीन मत बोलिए, इंस्ट्रूमेंट बोलिए। उसका टेम्परेचर होता है 1 मिनट के लिए यूज 15 मिनट के लिए यूज किया जाता है। कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मतलब आप लोग जानते हैं आपने कितनी मेहनत की है, तब आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब पहले से इतना आपने हार्ड वर्क किया हुआ है ना, तो अब उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा करेंगे। तो ये माइंड में आप बिठा लीजिए कि हमें द बेस्ट के लिए कुछ भी करना पड़े तो वी आर रेडी। ओके सर। pH ऑफ नॉर्मल रैन इज स्लाइटली एसिडिक आप लिखा, ये वापस देखो, ये बार बार गलती कर रहे हो आप। जहाँ भी pH लिख रहे हो आप गलत लिख रहे हो, इम्प्रूव करेंगे। ये आपने लिखा, देखो ये आपकी गलती आ गई वापस। इन द प्रेजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है इसके अंदर। पता है किस चीज़ का है? ताजमहल। हाँ ताजमहल का, वो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ताजमहल से जब ये पूछा जाता है तो फिर आपको ग्रीन कैरिडोर पूछा जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो है इसकी भी जरूरत नहीं है अपन को।
आप सिंपली पॉलीमरेज चैन रिएक्शन लिखिए, है ना, और आपने बिल्कुल वही किया ना, जैसे सी बड़ा ही लिखिए, आर बड़ा ही लिखिए एक बार, क्योंकि आप यहाँ देखो PCR लिख रहे हो आगे, राइट, है ना, P बड़ा, C बड़ा, R बड़ा, और आगे ब्रैकेट में PCR लिख दीजिए, ठीक है। PCR टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई DNA इन विट्रो। इन विट्रो में भी छोटा सा रखना होता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीफिकेशन आपने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, क्रिएटिंग की जगह पे दूसरा लिखो आप ना, प्रोड्यूसिंग कर दीजिए, प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए गिवन कर दो ना, ऑफ ए पर्टिकुलर कर दो यार, है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर लिख दिया है ना। एंथ्रेडियो4 के बारे में बताया, आर्चिगोनियो4 के बारे में मे बी आपसे डायग्राम के लिए भी पूछा जा सकता है ना, कि आपने जो यहाँ पे लिखा ना कि एंथ्रेडियो4 और आर्चिगोनियो4, तो वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, या उनको आप मॉर्फोलॉजिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उनके डायग्राम है ना रफली आप कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा सा आप चेक कर लेना ना।